स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है हमारा कि व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ विंड इन अ विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। कह रहा है कि जो मिनिमम स्पीड है विंड का, विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर में कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है 1500 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी कह रहा है 150 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी कह रहा है 15 किलोमीटर पर आवर और ऑप्शन डी कह रहा है 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मिनिमम स्पीड हमारा होना चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर से अगर स्पीड कम रहेगा विंड का, ठीक है, तो वैसे केस में जो टरबाइंस हैं उनके जो ब्लेड्स हैं ना, वो मूव नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से और वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि अ स्प्लिट रिंग इज यूज्ड इन। एक स्प्लिट रिंग जो है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है ना। तो हमने बताया कि स्प्लिट रिंग को हम लोग और क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं, है ना। स्प्लिट रिंग को हम लोग और क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, गैल्वेनोमीटर में, डीसी मोटर में, माइक्रोस्कोप में या किसी में नहीं। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है डीसी मोटर में, है ना। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, डीसी मोटर में। गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर का यूज़ की अगर हम बात करें तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है आई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आया। ठीक है, और नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो हमें नेकेड आई से ना दिखे, है ना, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उन्हें देखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, है ना। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि द मेटालिक कंडक्शन इन अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ विच पार्टिकल। तो जो कंडक्शन है किसी एक सब्सटेंस का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस पार्टिकल के मोशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास किसी भी सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो एटम्स हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों चीज़ होता है ना। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों चीज़ होता है। ठीक है, तो हमने बताया था तुमको कि कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। हमने ये भी बताया था कि क्यों कंडक्टर जो है वो करंट को कंडक्ट करा पाता है ना, और क्यों इंसुलेटर जो है वो नहीं करा पाता है। ठीक है, तो कंडक्टर के पास क्या होता है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। कंडक्टर के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। उस फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाते हैं, जो कि इस वुड यानी कि इस इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। बात समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे किस पार्टिकल के मोशन के वजह से कंडक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के। क्लियर है बात। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है तुम्हारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तुमसे पूछा है कि इसमें से लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसका होता है। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन है टर्पेंटाइन, बेंजीन, वाटर और केरोसिन। ठीक है, तो इसमें सबसे लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बाबू वो वाटर का होता है। ठीक है, लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, वाटर का होता है। लगभग अप्रॉक्सीमेटली, ये भी अगर हो सकता है दूसरे साल अगले साल पूछ ले कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.33 होता है। 1.33 जो है वाटर का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और उसके बाद बेंजीन का तुम्हारा 1.50 के आसपास होता है। ठीक है, या 1.5 के आसपास तुम्हारा होता है। क्लियर है बात। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि द अपर पार्ट ऑफ अ बॉक्स टाइप सोलर कुकर हैज अ ग्लास कवर। अब देखो, जो अपर पार्ट है तुम्हारा बॉक्स टाइप सोलर कुकर का, वो कवर है किससे, ग्लास से, है ना, ग्लास कवर है। द रीज़न फॉर दिस इज, इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, ये पूछा है, इसके पीछे का जो है वो कारण क्या है तुमसे ये पूछा है, समझे। तो देखो कारण क्या हो सकता है इसमें। ऑप्शन ए कह रहा है कि टू सी वेदर द फूड केप्ट इनसाइड द कुकर इज बीइंग कुक्ड और नॉट। ये देखने के लिए कि भाई ग्लास का है तो हम ये झाँक के देखें कि खाना पका है कि नहीं। ठीक है, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन, या जो लॉस ऑफ हीट है ना उसको प्रिवेंट करने के लिए, रेडिएशन के वजह से जो लॉस ऑफ हीट होता है उसको रोकने के लिए जो है ग्लास का लगाया गया है, ताकि जो लॉस ऑफ हीट है वो कम हो सके, है ना, रुक सके। ऑप्शन सी तुम्हारा कह रहा है टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ डस्ट इनटू द बॉक्स। क्या इसलिए लगाया गया है कि बॉक्स में जो है तुम्हारा डस्ट ये सब ना जा सके, है ना। और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ
हीट ड्यू टू रेडिएशन, ठीक है। हीट के लॉस को मेन हमको क्या करना है, रोकना है। समझ में आया बात, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि अ सिंपल प्रिज्म इज बाउंडेड बाय हाउ मेनी सरफेस। एक प्रिज्म जो आता है ना, प्रिज्म, ठीक है, उसका कितना सरफेस होता है, एक प्रिज्म में कितना सरफेस होता है, ठीक है। तो देखो अगर हम एक प्रिज्म को ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके का हमारा क्या होता है, एक प्रिज्म होता है, ठीक है। एक इस तरीके का हमारा क्या होता है, प्रिज्म होता है। समझ आया बात। तो प्रिज्म को जब हम अच्छे से देखते हैं ना तो उसमें हमारे पास 5 सरफेस होता है। कितना सरफेस होता है, 5 सरफेस होता है। देखो कैसे, एक सामने वाला ट्रायंगुलर सरफेस और एक उसके पीछे वाला ट्रायंगुलर सरफेस, 2 हो गया, ठीक है। और 2 इधर रेक्टेंगुलर सरफेस और एक नीचे रेक्टेंगुलर सरफेस, तो 3 रेक्टेंगुलर सरफेस और 2 ट्रायंगुलर सरफेस होता है, ठीक है। तो एक प्रिज्म में कितना सरफेस होता है, 5 सरफेस होता है। क्लियर है बात। जिसमें से अगर हम कहें तो 2 कितना सरफेस, 2 कौन सा होता है, ट्रायंगुलर होता है ना, 2 ट्रायंगुलर होता है और 3 कैसा होता है, 3 रेक्टेंगुलर होता है। क्लियर है एकदम पूरे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है कि किडनी हेल्प्स इन, किडनी जो है वो किस चीज में मदद करता है, रिस्पायरेशन में, रिप्रोडक्शन में, एक्सक्रीशन में या डाइजेशन में। किडनी किस में मदद करता है, बताओ। किडनी किस में मदद करता है, रिस्पायरेशन में करता है या रिप्रोडक्शन में करता है या फिर एक्सक्रीशन में करता है या डाइजेशन में करता है। तो किडनी जो है वो तुम्हारा किस में मदद करता है बाबू, एक्सक्रीशन में मदद करता है ना। एक्सक्रीशन का मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में कौन सा ऑर्गन मदद करता है, किडनी मदद करता है। क्लियर है बात, है ना। नेक्स्ट अगर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में तुम्हारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 में तो एरर आया हुआ है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन में एरर है, कह रहा है कि अ रेसिस्टर ऑफ पावर P1 एट वोल्टेज V1 इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो एक रेसिस्टर है जिसका पावर P1 है और वोल्टेज V1 है और कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में, ठीक है। विथ अनदर रेसिस्टर, और एक और रेसिस्टर है जिसमें पावर P2 है और वोल्टेज V2 है, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अगर तुम लोग को याद हो तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2। क्लियर है बात। R1 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 हमारा हो जाएगा V1 का स्क्वायर बाई P1, ठीक है, प्लस V2 का स्क्वायर बाई P2, ठीक है। समझिए बात को। ये कहाँ से आया, ये जो आया ना तुम्हारा ये, ठीक है, ये R के जगह पे ये हम कैसे रखें, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा, P का फॉर्मूला होता है तुम्हारा P इक्वल टू तुम्हारा फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई R, है ना। ये पढ़े थे हम लोग, ये फॉर्मूला हम लोग विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में पढ़े थे, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, वहीं से ये आया है, ठीक है। समझिए बात। तो ये हमारा इसका जो है सॉल्व करने पे हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, V1 का स्क्वायर बाई P1 प्लस V2 का स्क्वायर बाई P2, ठीक है। क्योंकि देखो R उधर करेंगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। और R1 और R2 माने, क्योंकि R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2, है ना। तो यहाँ पे R1 का वैल्यू रखें, R2 का वैल्यू रखें और ये इस तरीके से हमारा बना। समझ आया बात। तो इस तरीके का ऑप्शन रहेगा तो एग्जाम में तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस ऑप्शन में एरर था, समझी। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो हमें दिख रहा है, कह रहा है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग। फोटोसिंथेसिस कब होता है भाई, तो फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज का रोशनी चाहिए, है ना। और सूरज का रोशनी कब होता है, रात में होता है कि दिन में, दिन में होता है ना। तो भाई हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉर्निंग टू इवनिंग, डे ओनली, डे नाइट या नाइट ओनली। तो डे ओनली, है ना। दिन में सूरज का रोशनी अच्छे तरीके से होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हमारा अच्छे तरीके से हो सकेगा। फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, चाहे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स को ले ले चाहे सब्जेक्टिव, ठीक है। सारे व्यू से फोटोसिंथेसिस से सवाल आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। याद रखना है इस बात को। और फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन तो एकदम ब्रेन में सेट कर लो, क्या होता है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, CO2, ये हमको लिखने नहीं देगा, ठीक है, हम बोल देते हैं। CO2 प्लस H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और ग्लूकोज बनाता है जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 और ऑक्सीजन बनता है और वाटर बनता है ना। यही रिएक्शन हमारा किसका है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। क्लियर है बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, कह रहा है कि साइनेप्टिक ग्लैंड इज फाउंड इन।
तो सबसे पहले समझिए कि साइनैप्स क्या होता है। साइनैप्स जो है दो न्यूरॉन के बीच के कनेक्शन को हम लोग साइनैप्स कहते हैं। न्यूरॉन, ठीक है, जो न्यूरॉन कल हम तुमको बनाने के लिए दिए थे ना डायग्राम, वही न्यूरॉन जब दो न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना, तो ये जो दो न्यूरॉन के बीच का आपस का कम्युनिकेशन है, आपस में जो कनेक्शन है, ठीक है, उसी कनेक्शन को हम लोग साइनैप्स कहते हैं। क्लियर है बात। जैसे मान लो कि यहाँ से एक न्यूरॉन आ रहा है, इधर से एक न्यूरॉन आ रहा है, ठीक है, और ये दो न्यूरॉन जो आपस में यहाँ पे कम्युनिकेट किया है एक साथ, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। ठीक है, जहां पे तुम्हारा क्या हो रहा है, दो न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, साइनैप्स कहा जाता है। तो साइनैप्स कहाँ पाया जाएगा, किडनी में पाया जाएगा या ब्रेन में पाया जाएगा, ठीक है, साइनैप्टिक ग्लैंड, या ओवरी में या न्यूरॉन में। ठीक है, तो साइनैप्टिक ग्लैंड जो है वो तुम्हारा कहाँ पाया जाता है, न्यूरॉन में पाया जाता है। क्लियर है बात। क्वेश्चन आया, अब पूछा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है अल्टरनेटिंग करंट का डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है ना, 50 हर्ट्स होता है, 60 हर्ट्स होता है, या 100 हर्ट्स होता है, या 220, यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा है, ठीक है, मान लो हर्ट्स ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये सवाल तुम्हारा इंटर में भी आता है और कई बार ये सवाल रिपीट करता है कि अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी है, जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आमतौर पे जो घरों में हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा होता है, वो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो वो 50 हर्ट्स का होता है। ठीक है, कितने हर्ट्स का होता है, 50 हर्ट्स का। याद रखना, हर्ट्स क्या है बाबू, हर्ट्स जो है ना ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ठीक है, हर्ट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ठीक है, हो सकता है तुमसे एग्जाम में इसको बदल कर क्या दे दे, रिप्लेस करके दे दे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्स होता है। और हर्ट्स HZ ना लिख के क्या लिख दे, HERTZ लिख दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। हर्ट्स जिसको इन शॉर्ट हम लोग क्या लिखते हैं, HZ लिखते हैं। ठीक है, HZ लिखते हैं और HZ लिखते हैं, और ये किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का, है ना, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, याद रखना है इस बात को। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट हार्ट बीट, है ना, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट हार्ट बीट किसका होता है, एलिफेंट का होता है, ह्यूमन का होता है, रैट का होता है, या वेल का होता है। ठीक है, फास्टेस्ट हार्ट बीट कैसे होता है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना ब्रेन में, ताकि दूसरा रिलेशन भी रहेगा, तो हरा जानवर रहेगा ना उतना उसका हार्ट बीट क्या रहेगा, तेज रहेगा। ठीक है, जितना छोटा जानवर रहेगा उतना ज़्यादा उसका हार्ट बीट क्या होगा, तेज होगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे तेज किसका होगा भाई, एलिफेंट का, ह्यूमन का, रैट का, या वेल का। तो सबसे छोटा कौन हो गया, ABCD कौन हो गया, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा हाथी है, बोलो तुम, हम काट देंगे, तुम आंसर बताओ इसका हमको। सी। ठीक, सबसे छोटा तुम्हारा क्या है, सी है, यानी कि रैट, है ना। तो जो सबसे छोटा होगा उसमें हार्ट बीट सबसे तेज होगा, याद रखना इस बात को, ऐसे पहचानना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है, रैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्यूलर फ्यूल, है ना, इसमें से किसको जो है हम लोग सेल्यूलर फ्यूल कहते हैं। सेल्यूलर फ्यूल कहने का मतलब फ्यूल का काम क्या है, एनर्जी देना। गाड़ी में तेल क्या बर्बाद हो, ताकि एनर्जी मिले, है ना, गाड़ी चल सके। तो सेल्यूलर फ्यूल कौन है, प्रोटीन, ग्लूकोज, फैट, या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो सेल्यूलर फ्यूल हम किसे कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्यूलर फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज ही ना एनर्जी देता है, ग्लूकोज ही तो टूटता है। ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी में जाता है तो सेल्यूलर रेस्पायरेशन करता है, ग्लूकोज को, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, उसको तोड़ देता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP में, और वही ATP तो एनर्जी है ना, वही ATP क्या है, एनर्जी है। क्लियर है बात। अच्छा, ये भी सवाल आगे आया हुआ है कि ATP में कितना फॉस्फेट होता है, तो ATP का फुल फॉर्म जिसको याद रहेगा आसानी से बना लेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब कि 3। ठीक है, तो ATP में कितना फॉस्फेट हो गया, 3 फॉस्फेट हो गया। बात समझ में आया। ठीक है, वीडियो को 2 बार 4 बार देखोगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। क्लियर है बात, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, देखो तुरंत आ गया, है ना, तुरंत सवाल आ गया कि ATP में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, हाउ मेनी फॉस्फेट आर देयर इन ATP, कितने फॉस्फेट जो है वो ATP में होते हैं। तो ATP का पूरा नाम क्या है भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हो सकता है एग्जाम में दे दे, फुल फॉर्म पूछ ले, तो याद रखना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
फॉस्फेट, और ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ठीक है, ट्राई का मतलब 3। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी में कितने फॉस्फेट हैं? 3 फॉस्फेट हैं। अगर ये जो है तुम्हारा ये 2024 का सवाल है, ठीक है, तो 2024 में पूछ लिया तुमसे एटीपी का, हो सके 2026 में तुमसे पूछ ले कि एडीपी में कितना फॉस्फेट है। ठीक है, तो एडीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और डाई का मतलब क्या होता है? 2, तो इसमें 2 फॉस्फेट हो गया। अगर हो सके तुमसे पूछ ले कि एएमपी में कितना फॉस्फेट है जी, तो एम का मतलब होता है बाबू मोनो, मोनो मतलब किस? एक। ठीक है, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कितना फॉस्फेट है? 1। क्लियर है पूरा कहानी? ठीक है, और एटीपी को क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई पूछेगा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कौन है? एटीपी। ठीक है, फ्यूल की तरह कौन काम कर रहा है? सेल्यूलर फ्यूल की तरह काम कौन कर रहा है? ग्लूकोज, है ना, सेल्यूलर फ्यूल की तरह काम कौन कर रहा है? ग्लूकोज। क्लियर है बात? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्या भाई? 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर आयोडाइड। कुछ नहीं, सीधा याद करने वाला सवाल है ना, कि सिल्वर आयोडाइड का जो है वो कलर क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड का हो सकता है, अगले बार फॉर्मूला पूछ ले, तो सिल्वर का हो जाएगा Ag, आयोडाइड का हो जाएगा I, है ना। AgI जो है ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया किसका? सिल्वर आयोडाइड का। अब इसका कलर क्या होता है? व्हाइट, ब्लू, येलो, ग्रीन, तो ये येलो कलर का होता है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड जो है वो कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। क्लियर हो गया बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस। एकदम सिंपल सवाल है, हमने बताया कई बार कि सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन होता है? सिल्वर। नहीं, चांदी को तो हम लोग तोड़ देते हैं, है ना, गोल्ड को भी तोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन मुश्किल किसको होता है तोड़ने में? लोहा भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है? हमारा डायमंड होता है। ठीक है, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इसमें से तुमको बताना है कि कौन जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन का नहीं है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का क्या काम था? बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, है ना। तो इसमें से कौन जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है? लंग्स तो वेस्ट मटेरियल को निकालता ही है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो वेस्ट है। ठीक है, तो लंग्स तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किडनी भी निकलवाता है, यूरिन, ये सबको, है ना। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है, समझिए बात। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को निकलवा रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाएगा। किडनी यूरिन को निकलवा रहा है, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाएगा। पैनक्रियाज किसी चीज को नहीं निकालता है। स्किन पसीना निकालता है ना। स्किन से क्या निकलता है? पसीना निकालता है, और पसीना भी तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट है। स्वेट जो निकलता है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो स्वेट स्किन से निकल रहा है। तो याद रखना, लंग्स हो गया तुम्हारा, किडनी हो गया और स्किन हो गया, ये तीनों तुम्हारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन नहीं है? तो पैनक्रियाज जो है ना, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। ठीक है, पैनक्रियाज जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। पैनक्रियाज के बारे में मैंने भाई कई सारे बात बताई थी। याद रखना है कि पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड है ना। उसे और क्या कहा जाता है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। जब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है तो क्या निकालता है? हार्मोन निकालता है। ठीक है, और जब एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है तब क्या निकालता है? एंजाइम्स निकालता है। कौन सा एंजाइम निकालता है? पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन और अमाइलेज होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ हमने देखा था कि हार्मोन कौन सा निकालता है। तुम मोस्टली तुमको, हालांकि 2 है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन है। ठीक है, लेकिन एक ही तुम लोग को याद रखना है, इंसुलिन। क्या याद रखना है? इंसुलिन। समझिए बात। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। कह रहा है द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इज। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो डायग्राम वाला उसमें हमने बताया था कि सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड हमारा कौन होता है? एड्रीनल, थायराइड, पीनियल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, एड्रीनल, एड का मतलब होता है नियर, रीनल मतलब होता है किडनी। एड्रीनल वो ग्लैंड है जो नियर द किडनी है, जो किडनी के जस्ट ऊपर है ना। उस ग्लैंड को हम लोग एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। तरीका याद रखना, एड मतलब नियर, रीनल मतलब किडनी। तो जो किडनी के नियर है वो एड्रीनल ग्लैंड हो गए। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के बारे में मैंने बताया था कि थायरॉक्सिन निकालता है। कौन सा हार्मोन निकालता है? थायरॉक्सिन, जो हमारे बीएमआर पे काम करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट पे। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई आदमी जो है पतला होगा या मोटा होगा, उसके बीएमआर पे काम करके वो डिसाइड करता है। ठीक है,
समझ में बात। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म का केस काफ़ी डिटेल में चर्चा किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है कि थायराइड, बहुत लोग कहते हैं कि थायराइड हो गया, थायराइड हो गया, थायराइड पहले से प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में मैंने बताया था कि पीनियल ग्लैंड के बारे में जो सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, वहां पे कहा था कि सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो है वो पीनियल ग्लैंड हो, और यही सवाल आया है कि स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, पीनियल ग्लैंड। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर देयर, ठीक है। कितने जो है तुम्हारे क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स कार्बन के होते हैं, 1 2 3 या 4। तो 3 जो है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स कार्बन के होते हैं। एक हो जाएगा तुम्हारा ग्रेफाइट, एक हो जाएगा तुम्हारा डायमंड, और एक हो जाता है तुम्हारा फ्लोरेसेंस करके उसका नाम है, ठीक है, वो हो जाएगा। 3 होते हैं तुम्हारे, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 62, जिंक ब्लेंड इज एन ओर ऑफ विच मेटल, ठीक है। जिंक ब्लेंड जो है वो किस मेटल का ओर है, Mg यानी कि मैग्नीशियम का, जिंक का, Pb का यानी लीड का, या फिर ए से तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा जिंक ब्लेंड है ना वो किसका होता है, इसके नाम से पता चल रहा है ये किसका तुम्हारा ओर है, जिंक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन 2 एटम्स इन अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। कह रहा है कि कितने बॉन्ड्स जो है 2 एटम्स के बीच में होगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के 2 एटम के बीच में। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, ठीक है। इनके बीच में कितना बॉन्ड्स होगा, 1 2 3 या 4 बॉन्ड्स, ठीक है। ये हमसे पूछा है कि इनके बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे, समझे बात को। तो देखो कैसे पता करेंगे हम लोग कि कितने बॉन्ड्स होंगे, हालांकि ये तो डायरेक्ट बताया भी जा चुका है, लेकिन कैसे पता करेंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, है ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7, ठीक है। एटॉमिक नंबर 7 हो गया। अब देखो इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, है ना। लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट यानी कि हर कोई चाहता है ना कि 8 इलेक्ट्रॉन लेकर हम स्टेबल हो जाएं, ये सब बता चुके हैं, ठीक है। तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो हर एक नाइट्रोजन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये लोग क्या करता है, आपस में शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का, है ना। शेयरिंग करता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से शेयरिंग करता है, ठीक है। और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये लोग जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, समझ में आया बात, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये कैसा बॉन्ड होता है, ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है। तो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है उसे हम लोग यही चीज से पूरा कर देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है बात, उसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है ना ये चीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जब तुम्हारा बनता है बॉन्ड तो उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल था कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन 2 एटम्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 बॉन्ड्स, है ना। 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो कितना है, 3 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है ऑल एसिड डिसॉल्व इन वाटर टू गिव। ये तो कई बार बता चुके हैं कि जब भी एसिड वाटर में जाता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है ना। जब भी एसिड जो है वो वाटर में जाता है तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। तो क्या है भाई ऑप्शन, हाइड्रोजन आयन है, OH आयन है, इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो एसिड जब भी वाटर में जाएगा तो क्या देगा भाई, H+ आयन देगा, है ना। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 विजिबल है, उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। 64 कह रहा है द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइनिज। देखो ये जब हम पढ़ा रहे थे तो बताया था कि एल्केन एल्कीन एल्काइन का फॉर्मूला रट लो, इससे सवाल आ सकता है ना। आया हुआ 2024 में सवाल आया हुआ है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइनिज। जनरल फॉर्मूला एल्काइन का क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, CnH2n-1, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला एल्काइन का क्या हो जाएगा, ABCD क्या हो जाएगा जी। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा CnH2n+2 किसका होता है भाई, तो ये होता है एल्केन का, है ना, एल्केन का होता है, ठीक है। CnH2n किसका होता है, एल्कीन का होता है,
क्लियर है बात? ठीक है, याद रखना CnH2n+2 किसका होता है, तो ये होता है तुम्हारा एल्केन का, और CnH2n किसका होता है, एल्कीन का होता है। समझ में आया बात? क्लियर है? ठीक है, और ये CnH2n-2 तुम्हारा एल्काइन का होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि चार्ज जो है इसमें कम है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 58 रह गया, रुक जाओ एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 58 रह गया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ वीक एसिड, ऊपर इसका ऑप्शन दिया होगा है ना। इस कंपाउंड में हमको बताना है कि वीक एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फिर तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फिर CH3COOH यानी एसिटिक एसिड है, या H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है ना। तो इनमें से कौन जो है तुम्हारा वीक एसिड, ये बताना, या HNO है ना। तो वीक एसिड कौन होता है, ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है हमारा, CH3COOH जो है वो हमारा ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक कहने का मतलब नेचुरल। ठीक है, इसी को CH3COOH को ही हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं, है ना, वह एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और इसको और क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग विनेगर भी कहते हैं। ठीक है, ये सवाल विनेगर से रिलेटेड सवाल हर बार देखोगे रिपीट कर रहा है घुमा फिरा के। एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं, विनेगर, विनेगर को क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, समझिए बात, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, इस तरीके से सवाल रिपीट कर ही रहे हैं ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl तुम्हारा, ये एसिड हो गया तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि तुम्हारा काफ़ी हार्ड होता है ना। तो और फिर तुम्हारा H2SO4 भी बहुत हार्ड होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है द फार पॉइंट फॉर द नॉर्मल विजन। फार पॉइंट यानी कि कितना दूर तक नॉर्मल विजन वाले लोग कितने दूर तक देख सकते हैं। तो हमने नियर पॉइंट और फार पॉइंट दोनों बताया था। नियर पॉइंट कितना होता है, 25 क्या होता है, सेंटीमीटर, है ना। नियर पॉइंट तुम्हारा 25 सेंटीमीटर होता है, और फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी, है ना। दूर कितना तक हम लोग देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। और नजदीक का कितना देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये जो 25 सेंटीमीटर है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये नियर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये नियर पॉइंट हो जाएगा, है ना, ये नियर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट का, इफ अगर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज निगेटिव, मतलब जो इमेज बन रहा है ना उसका जो साइज है, मैग्निफिकेशन है, वो क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो अगर इमेज निगेटिव बन रहा है तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल और इरेक्ट होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, या वर्चुअल और इन्वर्टेड होगा, या फिर रियल और इन्वर्टेड होगा। तो देखो कहानी समझो, इसके पीछे का कहानी क्या है, लॉजिक क्या है। ये हो गया हमारा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इमेज निगेटिव है मतलब कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है भाई, ठीक है, वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। ठीक है, वो इमेज तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। ठीक है, ये एक्स वाई अगर हम मान ले, ये एक्स वाई क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, तो एक्स वाई जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रहा है मतलब कि उल्टा इमेज बन रहा है, तो ये इन्वर्टेड हो गया। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा क्या होता है, रियल होता है। तो इस वजह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। समझे इसके पीछे का लॉजिक, है ना। सिंपल कहा था हमसे कि इमेज जो है वो निगेटिव है, और इमेज निगेटिव कब बनता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है मतलब कि इमेज तुम्हारा उल्टा है, यानी इन्वर्टेड है। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसा होता है, रियल होता है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि निगेटिव है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इमेज इन्वर्टेड है। और अगर इमेज इन्वर्टेड है तो वो फिर कैसा इमेज हो गया, रियल हो गया। ठीक है, कि इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज क्या होता है, रियल होता है। समझ में आ बात। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70, इसको समझोगे यहाँ पे कंफ्यूज बहुत होता है, बहुत। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस इन एयर इज, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस जो है वो क्या है, कॉनकेव लेंस ऑफ ग्लास, प्लानो कॉनकेव लेंस ऑफ ग्लास, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, और नॉन ऑफ दिस। देखो मिरर और लेंस का कहानी उल्टा होता है, मैंने बताया था, है ना। मिरर में जो कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते थे। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर हम लोग किसको कह रहे थे, कॉनकेव मिरर को कह रहे थे मिरर में। लेकिन लेंस का कहानी उल्टा है। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस कौन होता है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। बात समझे, एकदम सिंपल है। देखो मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस को हम लोग, ठीक है, जो हमारा कॉनकेव लेंस है
वो हमारा कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये चीज समझना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। हाउ मेनी लॉज आर देयर फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एकदम सिंपल सवाल पूछ दिया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कितना लॉ होता है। तो देयर आर 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। 2 लॉ जो है तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का होता है। पढ़े थे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो चैप्टर लाइट का पढ़ रहे थे। कितना लॉ होता है, 2 लॉ होता है, ठीक है। कौन कौन सा। एक लॉ होता है एंगल आई जो है वो बराबर होता है किसके, एंगल आर के। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है पहला। और दूसरा होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक प्लेन है ना। चाहे तुम्हारा इंसिडेंट रे हो, चाहे तुम्हारा नॉर्मल हो, चाहे तुम्हारा रिफ्लेक्टेड हो, ये सारा का सारा कहाँ लाई कर रहा है, सेम प्लेन पे, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, दूसरा लॉ हो गया। तो रिफ्लेक्शन का 2 ही लॉ होता है। एक होता है एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इस वाले को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इस वाले को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो याद रखना, इसको दोबारा से रिपीट कर सकता है दूसरे तरीके से। हाउ मेनी लॉज आर देयर फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कितने लॉज होते हैं, 2 लॉज होते हैं। क्या क्या है, पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों का तीनों तुम्हारा सेम प्लेन पे लाई करता है, ठीक है। इतना चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है इफ द लोअर हाफ ऑफ अ कनकेव मिरर गेट ब्रोकन। अब कह रहा है कि एक कनकेव मिरर का लोअर हाफ अगर टूट जाता है, देन द इमेज, तो इमेज कैसा हो जाएगा, विल फॉर्म इरेक्ट, क्या इमेज इरेक्ट बनेगा, ठीक है। विल बी हाफ्ड, क्या इमेज आधा हो जाएगा। विल बी लेस इंटेंस, क्या इमेज का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा, ठीक है, लेस इंटेंस हो जाएगा, या नॉन ऑफ दिस। तो ऐसे केस में जो इंटेंसिटी है वो इमेज का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। विल बी लेस इंटेंस। अब देखो ये भी क्वेश्चन 68 भी लगभग दिख ही रहा है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू अ प्लेन मिरर। एक हमारे पास प्लेन मिरर है, यहाँ पे इसको समझा रहे हैं, एक प्लेन मिरर है, ठीक है। और कह रहा है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट मतलब जो आ रहा है ना, वो कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है प्लेन मिरर के, मतलब ऐसे सीधा आ रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर आ रहा है टू अ प्लेन मिरर। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में भी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो ये इंसिडेंट रे आ रहा है ना। और इंसिडेंट रे जितना आता है, ठीक है, जो और वैसे ही उतना ही एंगल से जो है वो वापस तुम्हारा बाउंस बैक करके चला जाता है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तो सेम ही प्लेन पे आ गया। तो सेम प्लेन पे जब आ गया तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना, एंगल 0 डिग्री। जब कुछ ऐसा हो तब ना कुछ एंगल बना, ठीक है, या फिर ऐसा हो तब ना कुछ एंगल बना, या फिर ऐसा हो तब ना कुछ एंगल बना। यहाँ पे तो इंसिडेंट रे आ रहा है और वापस चला जा रहा है। देखो यही लिखा ना कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू अ प्लेन। एक प्लेन के परपेंडिकुलर आया इंसिडेंट रे, है ना। तो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो इंसिडेंट रे आया, ठीक है, और फिर उसके बाद जो रे गया वो रिफ्लेक्टेड रे हो गया, है ना। तो इंसिडेंट रे आकर रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तो यहाँ पे जो तुम्हारा एंगल हुआ वहाँ पे तो कोई एंगल बना ही नहीं, क्योंकि सेम लाइन पे वो वापस चला गया। तो इस वजह से जो एंगल है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखना इस बात को। अब ये सब केस में देखो, ये सब केस में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यहाँ पे भी वही हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है तुम्हारा बराबर हो गया किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। क्योंकि वो लॉ है, लॉ हमेशा जो है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि विच कलर ऑफ लाइट अंडर गोज मैक्सिमम स्कैटरिंग इन द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में कौन सा कलर ऑफ लाइट जो है ज्यादा स्कैटर करता है, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू। तो सबसे ज्यादा कौन स्कैटर करता है, ब्लू करता है। इसी के वजह से हमारा स्काई जो है वो कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। क्लियर है बात, ठीक है। स्कैटरिंग जो है ज्यादा किसका होता है, एटमोस्फेयर में ब्लू का होता है। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर, एयर यानी कि रेयर मीडियम, टू ग्लास यानी कि डेंसर मीडियम, ठीक है। तो जब रेज ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है, ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है, तो वो किस तरफ बेंड करेगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, बिकम्स पैरेलल टू द नॉर्मल, या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो जब रेज ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है, वैसे केस में जो तुम्हारा लाइट रेज है वो किसके तरफ मूव करता है, टुवार्ड्स द नॉर्मल, है ना, बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल।
चलो क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। इसमें से कौन जो है ऑक्सैलिक एसिड का नेचुरल सोर्स है। ये मैंने डायग्राम वाले में भी डिस्कस किया था कि कौन सा एसिड का कौन सा सोर्स है। ठीक है, तो टमाटर का टोमेटो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में है तुम्हारा टेमेराइंड, ऑप्शन सी में संतरा यानी ऑरेंज, और ऑप्शन डी में है तुम्हारा विनेगर यानी सिरका। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड का सोर्स कौन होता है, टोमेटो होता है। ठीक है, टेमेराइंड से कौन सा एसिड मिलता है, टार्टेरिक एसिड, है ना, देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं टार्टेरिक एसिड। क्लियर है बात। ऑरेंज से क्या मिलता है भाई, तो ऑरेंज हो चाहे नींबू हो, दोनों से सेम टाइप्स ऑफ एसिड, सिट्रिक एसिड, है ना, दोनों से सिट्रिक एसिड। क्लियर है बात। अब विनेगर तो एसिटिक एसिड हो गया तुम्हारा, अभी ऊपर में भी डिस्कस किए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड। इसमें से हमको पूछा है कि इसमें से कौन मेटलॉइड है। मेटलॉइड किसे कहते हैं, जो ना ही मेटल हो ना ही नॉन मेटल हो, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। तो इसमें कहा है कि बताइए इनमें से कौन जो है मेटलॉइड है। ऑप्शन नंबर ए दिया है तुम्हारा आयरन, ऑप्शन बी दिया है कॉपर, ऑप्शन सी दिया है निकेल, और ऑप्शन डी दिया है आर्सेनिक। ठीक है, और इसमें से हमें पूछा कि कौन मेटलॉइड है, तो मेटलॉइड कौन हो जाएगा हमारा, आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक जो है वो क्या है, मेटलॉइड है। क्लियर है बात। प्रोपेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 हैज, देखो प्रोपेन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे दिया C3H8 हैज, उसके पास कितना कोवेलेंट बॉन्ड होगा, 7 कोवेलेंट बॉन्ड, 8 कोवेलेंट बॉन्ड, 9 कोवेलेंट बॉन्ड या 10 कोवेलेंट बॉन्ड। प्रोपेन के पास हमने बताया था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो कितना कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो C3H8 का स्ट्रक्चर बना सकते हो, एकदम सिंपली बना सकते हो, बता चुके थे। एक C हो गया, 2 C हो गया, और एक और C बनाना होगा, 3 C, है ना। C3 देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख के दे दिया है, आसान कर दिया है। ठीक है, प्रोपेन का फॉर्मूला भी लिख दिया है। ठीक है, C3, तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, C3 हो गया। अब हाइड्रोजन लगाना है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। क्लियर है ना बात। एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, 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 और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो 8 पीस हाइड्रोजन हो गया, और 3 पीस तुम्हारा क्या हो गया, कार्बन हो गया। फॉर्मूला भी दे दिया था हमको C3H8, प्रोपेन का फॉर्मूला भी लिख दिया था। हमसे पूछा कि इसमें कितना कोवेलेंट बॉन्ड है, तो बॉन्ड गिन लो, 1 और 2। ठीक है, फिर उसके बाद 3 और 4, 4 इधर हो गया, 4 और 3 इधर हो गया 7। ठीक है, और 3 इधर हो गया 10, तो टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो गया, 10 कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। क्लियर है बात। तो प्रोपेन में कितना कोवेलेंट बॉन्ड होता है, 10 कोवेलेंट बॉन्ड। हो सकता है अगले बार तुमको मीथेन दे दे और मीथेन में कोवेलेंट बॉन्ड पूछ ले, तो मीथेन में कितना कोवेलेंट बॉन्ड होगा फरहान, CH यही ना मीथेन होता है, CH4। ठीक है, तो कितना कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत बढ़िया, इस तरीके से एग्जाम में तुमको पहचानना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि CaCO3 सॉलिड फॉर्म में है और CaO भी सॉलिड है प्लस CO2 गैस इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है ना, यही ना हो रहा है भाई। कैल्शियम कार्बोनेट जो है तुम्हारा CaCO3 वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, तो टूटने को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। टूटने को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्लियर है बात। यही अगर कंबाइन होकर कुछ एक बनता तो कॉम्बिनेशन, है ना। डिस्प्लेस कर रहा होता तो डिस्प्लेसमेंट, दो चीज अगर डिस्प्लेस कर रहा होता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट। सब तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज बैलेंस। आपको इनमें से बताना है कि कौन बैलेंस है, बस इतना ही काम है। बैलेंस करने के लिए नहीं दिया है, बस बोला है कि इनमें से कौन बैलेंस है बताइए। तो बैलेंस है कौन, कैसे पता करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कितना जो है एटॉमिक नंबर देखते हैं दोनों तरफ, है ना, कितना कितना है। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो इधर 3 हो गया। इधर यहाँ पे देखो मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, तो ये तो बैलेंस नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये बैलेंस नहीं है। दूसरा जिंक 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है इधर, है ना, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। क्लियर है बात। जिंक तुम्हारा 1 हो गया, सल्फर 1 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। देखो तो मिल रहा है भाई, जिंक 1 हो गया, जिंक 1 हो गया, है ना। उसके अलावा सल्फर 1 हो गया, सल्फर 1 हो गया, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, बैलेंस है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सी डी में देख लो Fe+Cl2, देखो यहाँ पे Cl3 है
है ना। H2+Cl2 देखो यहाँ पे HCl है सिर्फ, ठीक है, समझ में बात। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बैलेंस, ठीक है। प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम विच हार्मफुल रेडिएशन, ओजोन लेयर जो है वो अर्थ को कौन से हार्मफुल रेडिएशन से बचा रहा है, ठीक है, इंफ्रारेड, थर्मल, अल्ट्रावायलेट या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अल्ट्रावायलेट। जो यूवी रेडिएशन आ रहा है ना, उसी से क्या करता है, ओजोन लेयर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन सा नॉन मेटल जो है लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है। उसका ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है ब्रोमीन। इसी में आंसर है, यहीं डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है मरकरी और ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ठीक है। तो नॉन मेटल अगर पूछेगा ना, नॉन मेटल अगर पूछता है कि कौन सा नॉन मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट पे पाया जाता है, तो उसमें हम लोग टिक करेंगे ब्रोमीन, ठीक है। और यही अगर पूछ लेना कि मेटल कौन जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में, तब वहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे मरकरी, ठीक है। तब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 80 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज एसिड रेन इन इंडस्ट्रियल एरियाज। जो इंडस्ट्रियल एरियाज होता है वहां पे एसिड रेन का कारण क्या है, ठीक है। एसिड रेन का कारण क्या है, एसिड रेन का मतलब क्या है, एसिड बरस रहा नहीं, समझ में। तो वहां पे एसिड रेन का मतलब ये होता है ना कि जो गैस निकलता है इंडस्ट्री से, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं और वो पानी के साथ गिरते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग एसिड रेन कहते हैं, समझिए आप बात। तो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज एसिड रेन इन इंडस्ट्रियल एरियाज। इंडस्ट्रियल एरियाज में कौन जो है तुम्हारा एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं भाई, इसका तो काम ही अलग है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का काम अलग है, ओजोन लेयर में जाके छेद करता है। सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन, ओजोन तो लेयर है जो प्रोटेक्ट कर रहा है, O3, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो है वाटर के ड्रॉपलेट के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है और वो पानी के साथ साथ वो एसिड नीचे गिरता है, उसको एसिड रेन कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि